हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। वह दुखी थी और सोच रही थी कि कभी किसी ने मुझे सच्चा स्नेह नहीं दिया। शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि वो क्या महसूस करता था। जब उसे पता चला कि डॉक्टर आर्चर उसके खिलाफ क्या सोच रहा है, तो उसने उसे अपने सामने बुलाया ताकि उसे सबक सिखा सके। आर्चर को सिलिया की भतीजी कहा जाता था। सिलिया ने कहा, हाँ तुम आखिरकार आ ही गए, बहुत समय हो गया। आर्चर, मुझे लगता है हमें कुछ बातें करनी चाहिए, है ना? लियोन ने ईथन का खून बेचने की बात सुनकर आर्चर पर हमला कर दिया। आर्चर चीख उठा। लियोन चिल्लाया, जॉर्ज, वो जॉर्ज मतलब वही है जिसने वो सारा खून खरीदा जो तुमने बेचा। आर्चर बोला, हाँ वही। कुछ महीने पहले हमने उच्च समाज के लोगों में एक शर्त लगाई थी कि क्या तुम्हारे ग्रेस सारे राक्षसों को खत्म करने में सफल होंगे या नहीं। कीथ जो एक और शाही व्यक्ति था, वो एथन की दौलत चाहता था। जॉर्ज ने अपने सोने की खान दांव पर लगा दी थी और तुम्हारे ग्रेस ने अपनी विरासत। ये सुनकर लियोन और सिलिया दोनों हैरान रह गए। आगे कहा, लेकिन तुम्हारे ग्रेस वापस लौटे और उन्होंने युद्ध में अपनी बहादुरी साबित कर दी। जॉर्ज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो उसने बदला लेने की ठान ली। सिलिया को अपनी जड़ी बूटी विशेषज्ञ दोस्त की बात याद आई जिसने कहा था, देखो मैं जो कहती जा रही हूँ उसे पूरी तरह सच मत मानना। मैं सिर्फ एक हार्बोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन राजकुमार के अंदर बहुत गहरी डराने वाली क्रोध की भावना है। मैं ये नहीं कहती कि आर्चर ने सब सही समझा, लेकिन वो इस बात में सही था कि राजकुमार के पुराने दर्द और दबे हुए गुस्से ने उसकी जादुई शक्ति को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है। सिलिया ने गंभीर होकर कहा, क्या तुमने ध्यान दिया? जादू समय के साथ बढ़ता है। उसकी उम्र में उसका जादू अभी तक सीमित होना चाहिए था, लेकिन वो तो पहले ही फैलना शुरू हो गया है। सिलिया ने पूछा, वो अपनी जीवन शक्ति को खत्म करके जादू में तो नहीं बदल रहा है ना? जवाब आया, खुशकिस्मती से नहीं। फिर सिलिया ने कहा, उसकी बीमारी का सबसे अच्छा इलाज यही है कि उसके अंदर का गुस्सा खत्म हो जाए, वरना वो खुद ही खुद को नष्ट कर देगा। फिर उसने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन इतना गहरा गुस्सा जब दिल में बैठ जाता है तो उसे जबरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक कोई किस्मत जैसी बड़ी घटना ना हो जाए, उसे खुद ही गुस्से को हराना होगा। बस इतना ध्यान रखना कि वो किसी खतरनाक चीज में ना पड़ जाए। सिलिया के मन में आया, क्या पता मेरी गैर मौजूदगी में वो अपने दर्द से पागल होकर जुए का आदी बन न गया हो। पीछे खड़े लियोन ने कहा, वह ये तो सोचा भी नहीं था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जुआ खेलता होगा? सिसिलिया ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उसे याद आया जब एथन अपने अकाउंटेंट से बात कर रहा था। एक आदमी पर्पल शर्ट, ब्राउन जैकेट और सफेद टाई में कमरे में आया और बोला, जुए में अपनी दौलत बढ़ाना ठीक नहीं है सर, ये आपकी शान के खिलाफ है। एथन ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अकाउंटेंट ने आगे कहा, जो इंसान जुए में अमीर बनता है उसका जाम कभी अच्छा नहीं होता। बहुत लोग उससे जलते हैं, नफरत करते हैं और कोई सलाह नहीं देता। इसलिए बड़े घराने के लोग जुए को बस खेल की तरह लेते हैं, जिंदगी बनाने की तरह नहीं। क्योंकि जितनी ताकत आपके पास होती है उतनी ही नफरत आपके खिलाफ बढ़ती जाती है, जैसे उस बड़े जुए के खेल में हुआ था जिसमें आपने कुछ महीने पहले हिस्सा लिया था। एथन ने जिज्ञासु होकर पूछा, सच में ऐसा क्यों? क्रिस्टल ने जवाब दिया, आपको क्या लगता है लेट ड्यूक हार्ट का ट्रैक शापित क्यों लगता था? एथन जो थोड़ा आहत हुआ और बोला, मेरा मतलब क्या उसकी मौत दर्दनाक थी? क्रिस्टल ने कहा, नहीं, जो मैंने सुना उसके मुताबिक उसकी मौत शांति से हुई थी। एथन ने मन में कई यादें घूमने लगी। सिसिलिया ने भी तो अपना पूरा परिवार खो दिया था। जब मुझे पता चला था कि मेरे माता पिता अब नहीं रहे, तब जो दर्द मैंने महसूस किया था वही दर्द वो भी झेल रही होगी। वो भी अकेली है, ठीक मेरी तरह। उसके भी दुश्मन है जैसे मेरे हैं। हम एक जैसे हैं फिर भी अलग। एथन ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर हम साथ खड़े हो पाते, अगर मैं बस उसके पास रह पाता। वो खाने की मेज पर बैठा था जहां सब्जियां, मांस और प्लेट रखी थी। उसने सोचा, सिसिलिया को हार्टमैन से बात करने गए कई दिन हो गए हैं, वो अब तक नहीं लौटी, खाने पर भी नहीं आई। उसने अपने सहायक जैन से पूछा, जैन, क्या आज सिसिलिया का कोई संदेश आया? जैन ने जवाब दिया, नहीं सर। ईथन चिंतित हो गया और फिर पूछा। जैन ने बताया, पता चला है कि सिसिलिया को मालूम हुआ कि जॉन ने उसकी मुहिम की सफलता पर जुआ खेला था और वो उसी से बात करने गई है। एथन हैरान रह गया, क्या? तो अब सिसिलिया को ये भी पता चल गया मैंने भी उसी शर्त में हिस्सा लिया था? क्या यही वजह कि वो वापस नहीं आई? वो उदास होकर सोचने लगा, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी पर दांव लगाया था, क्योंकि मैंने उसकी तकदीर को मजाक बना दिया था।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर अब वो मुझसे नफरत करने लगी तो, अगर उसने मुझसे कह दिया कि वो मुझसे घृणा करती है तो। वो अचानक उठा और बोला, नहीं, मुझे सब बताना होगा, उसे सच्चाई बतानी होगी। वो चिल्लाया, घोड़े तैयार करो। रोजमेरी ने कहा, पर बाहर बहुत ठंड है महाराज, कम से कम गाड़ी तो ले लीजिए। ईथन ने जिद की, जरूरत नहीं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। रोजमेरी ने फिर बोला, पर महाराज। जैन ने चेतावनी दी, हार्टस्थ्रेड परिवार की इंसाइनिक शाखा अभी महल में है। रोजमेरी ने हामी भरी, हाँ जैन सही कह रहा है। ईथन ने पूछा, वो महल में क्यों है? जैन ने बताया, क्योंकि इस वक्त हार्टस्थ्रेड अपने जादू के साथ अकेला है। ईथन ने तुरंत बाहर देखना शुरू किया। जैन ने पीछे से पुकारा, महाराज हम A4 गली के पास हैं। ये झुग्गियों का सबसे खतरनाक इलाका है। ईथन घोड़े पर सवार होकर चिल्लाया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे अभी तुरंत सिसिलिया से मिलना है। जैन उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों एक बहुत पुराने घर के सामने पहुंचे। वहां एक आदमी अपने बच्चे के साथ खड़ा था। दोनों ने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे। ईथन ने उन्हें देखा तो हैरान रह गया, ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? उसी वक्त किसी ने ईथन के सिर पर पत्थर मार दिया। उसके सिर से खून बहने लगा। जैन ने चिल्लाया, महाराज। जैन घोड़े के पास दौड़ा और चिल्लाया, महाराज हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जितनी देर हम रुके खतरा उतना बढ़ेगा। उसने जल्दी से ईथन को घोड़े पर चढ़ाया और बोला, महाराज हमें आगे बढ़ना होगा। जितनी देर हम यहाँ रहेंगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ेगा। खून सिर से बहता रहा, फिर भी ईथन रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार वह महल पहुंचे। महल पहुंचते ही सेठ ने उसका घाव साफ करना शुरू किया। उसी समय सिसिलिया ने उन्हें देखा और घबराकर बोली, महाराज ईथन। ईथन ने हल्के स्वर में कहा, सिसिलिया। सिसिलिया तुरंत उसकी ओर भागी और घबराई हुई पूछी, क्या हुआ महाराज? उसने सेठ के हाथ से रुमाल लिया और खुद ही ईथन के सिर पर खून पहुंचने लगी। सेठ ने समझाया, हम एफर गली से होकर गुजरे थे। सिसिलिया ने कहा, एफर गली, वहां से जाना बहुत खतरनाक है। ईथन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि सिसिलिया तुम वहां थी। फिर उसने वहां देखे हुए सारे हालात बताने शुरू किए। लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। किसी के पास छत या दरवाजा नहीं था। हवा में नशे की गंध फैली थी। ऊपर फटे कपड़े लटक रहे थे और चारों तरफ टूटी सड़कों का जाल था। वह सोचने लगा, क्या हम इतने भी लायक नहीं थे कि हमें आसमान की गर्मी भी नसीब हो? मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। सिसिलिया ने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा जख्म ठीक करना जरूरी है। चलो मेरे साथ। वो एक हाथ से उसका घाव साफ कर रही थी और दूसरे हाथ से उसका हाथ थामे हुए थी। वह उस कमरे की तरफ बढ़े जहां डॉक्टर ड्रेसी मिला था। रास्ते में ईथन बोला, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन वैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। वहां लोग इतने बेबस हैं कि अगर किसी के बगल में कोई मर भी जाए तो कोई पलट कर नहीं देखता। इसलिए उस जगह को लोग छोड़ चुके हैं। वो सोच में डूब गया। क्या उनकी जिंदगी इतनी निराशा में भरी है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे? एथन ने गुस्से से कहा, राजधानी के बीचों बीच इतना गरीब इलाका है और हम सब ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप राजा हैं चाचा, आपने अब तक किया क्या है? उन्हें किसी की जरूरत है जो उन्हें बचा सके, जैसे सिसिलिया ने मुझे बचाया था। ईथन बिस्तर पर बैठा था सिसिलिया के साथ। वो बोली, योर हाइनेस, आखिर आपको उस गली से होकर जाने की जरूरत ही क्या थी? ईथन ने इशारा किया कि वो अकेले में बात करना चाहता है और बोला, सिसिलिया मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। सिसिलिया ने लियोन की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो कमरे से बाहर चला जाए। फिर एथन ने बताना शुरू किया कि उसने जॉर्ज के साथ क्या शर्त लगाई थी। मेरा तुम्हारी जान पर कोई खेल या मजाक करने का इरादा नहीं था। उन्होंने तो इतनी बेहयाई से कहा कि तुम्हारा मर जाना तो तय है और कोई भी बेवकूफ ही तुम्हारे लिए दाव लगाएगा। अपनी गलती पर पछताते हुए एथन रोने लगा। बस इतना ही, मैं तुम्हें कभी किसी खेल की तरह नहीं देख सकता। सिसिलिया ने उसका चेहरा थामकर कहा, योर हाइनेस, मेरे लिए ऐसा कौन करेगा? वो उसे गले लगाकर बोली, मेरी जिंदगी में बहुत लोग रहे हैं जो मेरा साथ देते हैं। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगाकर इतने लोगों के सामने मेरा बचाव नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे अपने पिता ने भी नहीं। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो कॉलिसियन में थी और नीला आसमान साफ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एथन ने फिक्र से पूछा, सिसिलिया तुम ठीक हो? उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, धन्यवाद महाराज। किसी की सच्ची चिंता महसूस कर वो भावुक हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ बैठकर देखती हूँ तो लगता है तुम कितने बड़े हो गए हो। अब तो लगभग मेरी ही ऊंचाई के हो। एथन थोड़ा चौंक कर बोला, ओह हाँ। सिसिलिया ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं तुम्हारे महल में थी तो रोजमेरी मेरे लिए अलग अलग फूलों की चाय बनाती थी। मुझे तो इतनी पसंद आई कि
मैंने खुद भी कई तरह की मंगवा ली, क्या तुम एक कप लोगे? एथन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अच्छा लगेगा। दोनों ने साथ में चाय पी। तभी लियोन आया और बोला, उफ, वो आखिर चला गया, ये तो सच में सरप्राइज था। सिसिलिया ने कहा, ठीक है, अब सब सही है। फिर लियोन जॉर्ज के पास गया। जॉर्ज ने उसे देखकर पूछा, लियोन? लियोन ने उसे लात मारी और बोला, हम लगभग पकड़े ही गए थे और ये सब इस बेवकूफ जॉर्ज की वजह से हुआ। लियोन ने जॉर्ज का मुंह कपड़े से ढक दिया और उसे उठाकर ले जाने लगा। जॉर्ज दर्द से रो पड़ा। लिया पास खड़ी थी। उसने लियोन से कहा, चलो अब वापस चलते हैं जहाँ थे, इससे पहले कि हमारे खास मेहमान ने बीच में टांग अड़ा दी थी। ठीक है। लियोन ने जॉर्ज के बाल पकड़कर उसका मुंह ढकने वाला कपड़ा हटा दिया। सिसिलिया ने सख्त लहजे में पूछा, तुमने मेरे मंगेतर ग्रैंड ड्यूक के खून से फायदा कमाने की कोशिश की है ना? क्या तुम इसे मानते हो? लियोन, जो उपकप्तान था, ने तलवार जॉर्ज की गर्दन पर तान दी और बोला, तुम जानते हो मैं लासन परिवार के लिए कितना वफादार रहा हूँ। जॉर्ज कुछ कहने ही वाला था कि लियोन गुस्से से चीख पड़ा, क्या तुम्हें लगता है मेरे परिवार का नाम लेकर तुम इस मुसीबत से बच जाओगे? सिसिलिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं दोबारा पूछती हूँ। फिर बोली, तुमने एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान का खून खरीदने की कोशिश की। आर्सन ने कहा था कि तुम बदले की भावना में अंधे हो गए थे, लेकिन मैं इस बात का यकीन नहीं करती। तुम एक व्यापारी हो, तुम किसी से बदला तभी लोगे जब उसमें पैसा हो। तो अब बताओ, किसने उसका खून खरीदना चाहा था? जॉर्ज अब भी रो रहा था, डर से कांपते हुए। सिसिलिया ने उसे घुराते हुए दोबारा पूछा, तो बताओ वो कौन था जो उसका खून खरीदना चाहता था? जॉर्ज ने रोते हुए लेकिन ताने भरे लहजे में कहा, ओह, मुझे मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता इस पूरे राज्य में कौन उसकी खून की सबसे ज्यादा जरूरत में है। वो चिल्लाया, तुमने खुद तो कसम खाई है कि तुम सूर्य के वफादार शिकारी कुत्ते बनकर रहोगी और अब सोचती हो कि इससे बच निकलोगी। फिर जॉर्ज बोला, मुझे बताया गया था कि तुम लोग उसका खून किसी बुरी किस्मत से बचाने वाले ताबीज के रूप में बेचना चाहती हो। मैंने झूठ बोला था। मुझे तो ये तक नहीं कहना चाहिए था कि असल में राजा ही उसे चाहता था। सिसिलिया ने सख्ती से पूछा, तो फिर राष्ट्र योलॉजी का क्या? जॉर्ज ने उलझन में कहा, राष्ट्र योलॉजी? तुम उस जहरीले पौधे की बात कर रही हो जो कभी कभी जादूगर खरीदते हैं? उसमें क्या है? सिसिलिया ने मन में सोचा, इसके पास अब छिपाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे ये तक नहीं समझ आ रही कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। जहर का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। उसे लगा कि शायद जॉर्ज वाकई बदला लेना चाहता था, यानी कम से कम उस बात पर आर्सन सही था। अब जॉर्ज जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। हाथ बंधे हुए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप मुझे जाने दे सकती हैं ना? लियोन आगे बढ़ा, तलवार हाथ में लेकर बोला, तुम्हें पता है इस बात में मुझे कितना नुकसान हो रहा है? सिसिलिया ने हल्की सी हंसी और तंज भरे लहजे में कहा, अरे तुम्हारे लिए तो ये बहुत दुखद बात है। जॉर्ज कुछ समझ नहीं पाया और तभी सिसिलिया ने आदेश दिया, करो। लियोन ने तलवार से उसका सिर कलम कर दिया। सिसिलिया ने ठंडे स्वर में कहा, इस सब की जड़ ढूंढो, चाहे वो इंसान हो या राक्षस, हमें इसे पूरी तरह खत्म करना है। हैज और जॉर्ज दोनों के अचानक गायब हो जाने की खबर पूरे जार्सन शहर में फैल गई। जब आर्सन ने जॉर्ज की मौत के बारे में सुना तो उसने पहरेदारों के सामने सब कुछ बता दिया, एक एक बात तक। भले ही लियोन ने अपने बड़े भाई ग्रेस से पूरी रिपोर्ट जबरदस्ती निकलवाई, लेकिन उसने राष्ट्रीय योलॉजी पौधे का जिक्र तक नहीं किया था। उधर एथन और सिसिलिया साथ बैठकर चाय पी रहे थे। एथन के कप में सूरजमुखी का एक फूल था। एथन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये फूल मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। सिसिलिया ने हल्के अंदाज में कहा, ओह, ये तो बड़ी तारीफ है। लेकिन एथन झुंझुलाकर बोला, तुम इंसान हो और ये तो बस एक पौधा है, इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है? सिसिलिया ने मन में सोचा, वाह, कितना नाटकीय लड़का है ये। फिर बोली, ऐसी बात सुनकर तो मेरा मन भाग जाने को करता है। वो आराम से अपनी चाय पी रहे थे कि तभी एक सर्वेंट अंदर आया और बोला, माय लॉर्ड। उसने झुककर माफी मांगी और बताया कि कोई मेहमान आया है। सिसिलिया ने मेज पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आह, विक्टोरिया आ गई होगी। एथन ने पूछा, विक्टोरिया? सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। उसने एथन का हाथ थामा और बोली, जब तुम रॉयल अकेडमी में पढ़ाई शुरू करोगे वहां तुम्हें ये सब सिखाया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। वो आगे बोली, जादूगरों की 5 किस्में होती हैं। स्कॉलर विजार्ड, जो रिसर्च यानी अध्ययन पर ध्यान देता है।
डिफेंस विजार्ड जो जादू चक्रों से बचाव के लिए तैयार करता है, अटैक विजार्ड जो जादुई हथियारों का इस्तेमाल करना जानता है, सार्सर जो मंत्र और जादू शापों को खत्म करता है, हीलर जो जादू के जरिए लोगों को ठीक करता है। डॉक्टरों से अलग इनके पास जादुई ताकतें होती हैं, लेकिन हीलर बनने के लिए सिर्फ जादू काफी नहीं, और भी विशेष क्षमताएं चाहिए होती हैं। कहा जाता है कि वो अपनी शक्तियां खुद ही खोज लेते हैं। इतना कहकर दोनों वहां से निकल पड़े। ईथन ने सिसिलिया का हाथ थामा हुआ था। वो बोला, कभी कभी डर लगता है अगर मैं किसी तय किस्मत के साथ पैदा हुआ हूँ, जैसे जादू या हीलर, अपनी राह खुद नहीं चुन पाऊंगा। सिसिलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसमें नापसंद करने जैसा क्या है? ईथन ने गंभीरता से कहा, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी चाहिए, भले ही मेरे अंदर इलाज करने या जादू की शक्ति हो। मैं किस्मत को चुनौती देना चाहता हूँ। सिसिलिया ने मन ही मन उसकी इस दृढ़ता और सच्चाई की सराहना की। वो सोचने लगी, इस लड़के ने मेरे लिए अपनी आधी दौलत और भविष्य तक को दांव पर लगा दिया। कितना सच्चा दिल है इसका। उसी वक्त एक काले कपड़ों में लिपटा शख्स कमरे में दाखिल हुआ और बोला, किस्मत को चुनौती दोगे महाराज? शायद ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अभी हीलर बने नहीं हो। उस लड़की ने झुककर कहा, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ योर हाइनेस, मैं हूँ विक्टोरिया सिलियोजो। सिसिलिया ने मुस्कुराकर उसके कंधे थामे और बोली, विक्टोरिया जैड सिलियोजो, महान हीलर जादूगर, तुम आ गई। विकी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विक्टोरिया मुस्कुराई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सिसिलिया। एथन पास आया और बोला, विक्टोरिया सिलियाजो। वो बोली, यस योर हाइनेस। एथन ने पूछा, तो बताओ हीलर होने से ऐसा क्या अच्छा है? विक्टोरिया ने सहजता से कहा, पैसा, इज्जत और सबसे बढ़कर किसी की दखलंदाजी से आजादी। एथन ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर ये तीनों चीजें पाने का यही तरीका है तो हीलर बनना बुरा भी नहीं होगा। फिर वो सिसिलिया के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन सिसिलिया, तुम तो वैसे भी जो चाहती हो वो कर सकती हो। सिसिलिया ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? एथन हाथ बढ़ाते हुए कहा, पैसा, इज्जत, आजादी, मैं हम दोनों के लिए इतना हासिल कर लूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे। तुम जो चाहो वो कर सकोगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सिसिलिया सन रह गई। उसके हाथों पर पसीना आ गया, जैसे डर और हैरानी दोनों हो। विक्टोरिया सिलियोजो, जो सिसिलिया की पुरानी दोस्त लग रही थी, एक अजीब सी और रहस्यमय महिला थी। जब से वो स्ट्रम आई थी, वह लगभग बारिश हो रही थी। वो हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती और किसी को अपनी जगह का पता नहीं बताती। कई दिन गुजर गए और ईथन की जिज्ञासा बढ़ती चली गई। वो सिसिलिया के साथ चाय पी रहा था और बोला, सिसिलिया, तुमने कहा था विक्टोरिया मेरी इलाज के लिए आई है ना? सिसिलिया बोली, हाँ मैंने कहा था। ईथन ने कहा, लेकिन उसे आए 1 हफ्ता हो गया है, वो जिंदा भी है? सिसिलिया हंसकर बोली, विकी जंगल में है, वो ग्राउंड कीपर की झोपड़ी में रह रही है। ईथन ने हैरान होकर पूछा, जंगल में क्यों? सिसिलिया ने कहा, उसे लोगों की संगत ज्यादा पसंद नहीं है। ईथन ने सिर हिलाकर कहा, सिसिलिया, तुम्हारी दोस्त कुछ ज्यादा अजीब नहीं है? सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी अलग तो है, हाँ, लेकिन बुरी नहीं है। वो अजीब लग सकती है पर उसके पास कारण है, बस वो उन्हें बताना पसंद नहीं करती। हर किसी के अतीत में कुछ ऐसा राज होता है जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर रखते हैं। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, वैसे सुना है सोफिया तुमसे मिलने आया था? एथन ने कहा, हाँ वो आया था। सिसिलिया ने कहा, कुछ समय पहले मैंने तुमसे एक औपचारिक गुजारिश की थी कि तुम पॉल को, जो सोफिया का बड़ा बेटा है, अपना सेवक बना लो। एथन ने मन में सोचा, क्योंकि सिसिलिया ने पहले ही थैन और रोजमेरी को मेरे लिए चुना था, मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन सिसिलिया उस समय कुछ परेशान लग रही थी। वो आसमानी नीले शाही कपड़ों में सिसिलिया के साथ भोजन करते हुए बोला, मुझे उस बच्चे पॉल को लेकर शुरू में शक था, फिर भी क्योंकि सिसिलिया ने पहली बार मुझसे किसी चीज की औपचारिक विनती की थी और पॉल सोफिया का पहला बेटा था, जो कभी मेरी पहली चाहत भी रही, मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।